एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। जब जीतते हैं तब तो तारीफों की करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन जब हारते हैं ना तब डिमोरलाइज करने वाले भी बहुत मिलते हैं। हर कोई मेडल तो देखना चाहता है, लेकिन वो मेडल के पीछे का संघर्ष नहीं देखना चाहता। सक्सेस होने के लिए हर चीज़ समय मांगती है, मेहनत मांगती है। जो हमारे सीनियर खिलाड़ी है, सुशील पहलवान जी हो गए, सरदत्त है, गीता है, हमारे नाम के आगे एक हमारे देश का नाम लगता है। रिसेंट में एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो हुआ, अभी राधिका यादव थी गुड़गांव जी जी, उनके मतलब फादर ने गोली मार के। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं मैम? तो मैम लाइफ में कभी ऐसा कोई मोमेंट आया जब आपको लगा हो कि आपको कुश्ती छोड़ देनी चाहिए, या कभी ऐसा मन किया हो कि मेरे को अब कुश्ती हो गया, अब नहीं करना? जी नमस्ते इंडिया, वेलकम टू द स्काई टॉक्स। मैं संदीप यादव। मेरे साथ हैं आज एक ऐसी इंटरनेशनल फ्री स्टाइल रेसलर जिन्होंने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। ये 30 बार इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इनके नाम 17 नेशनल गोल्ड मेडल हैं। इन्होंने 15 बार भारत केसरी जीता है। ये एशिया लेवल और वर्ल्ड लेवल पर भी अपना दमखम दिखा चुके हैं। ये फ़िलहाल राजस्थान पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये एक रेसलर नहीं, एक इंस्पिरेशन है। इनका नाम है पूजा सिहाग। ये जब भी गिरती हैं तो उससे ज़्यादा हिम्मत से उठती हैं, चाहे वो मैट हो या इनकी असल ज़िंदगी। आइए आज हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। कैसे हो आप? मैं बढ़िया जी, आप बताइए। बढ़िया मैम। मैम हम बिल्कुल बचपन से स्टार्ट करते हैं, तो आपका बचपन कैसा रहा? कुश्ती को लेकर या वैसे? ओवरऑल मैम। और हाँ। बचपन पहले अच्छा था, लेकिन कुश्ती में आई तब बचपन का पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। जी, तो मैम बचपन में आपको किस पॉइंट पे लगा कि आपको कुश्ती खेलनी चाहिए, लाइक प्रोफेशनली? वो मेरे को नहीं लगा, वो मेरी फैमिली का डिसीजन था स्टार्टिंग में। क्योंकि जब मैंने कुश्ती स्टार्ट की मैं 12-13 साल की थी, तो मुझे सच में ही नहीं पता था कि मुझे उस टाइम पे क्या करना चाहिए। वो मेरी फैमिली का डिसीजन था। मेरा गांव में कुश्ती का बहुत क्रेज है। बहुत सीनियर खिलाड़ी मास्टर चंदगीराम जी बहुत पुराने पहलवान रहे हैं मेरे गांव से। तो वहीं से मेरे पेरेंट्स को मेरे बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि कोई गेम में डालना चाहिए उनको। तो वो उनका डिसीजन था जी। जी मैम, गेम के पीछे कितना सपोर्ट था फैमिली का? फैमिली का बहुत सपोर्ट था जी। तो आजकल मैम सपोर्ट नहीं मिल रहा, लाइक जैसे बहुत सारे एथलीट ऐसे होते हैं जिनको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता। तो वहाँ कहीं ना कहीं उसमें हमारी भी गलती है, खुद खिलाड़ियों की भी, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स। आज हमारे समाज में जो सारी चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया के थ्रू, कि मैं लड़कियों का ही ओपिनियन रखूँगी कि लड़कियों को कोई भी गेम में डालेंगे तो उनको बाहर भेजना ही पड़ेगा हमें। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में आज के माहौल के अकॉर्डिंग जो डर है, इसलिए वो अपने कदम पीछे खींचते हैं। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा माँ बाप जितना हमारा कर सकता है शायद कोई नहीं कर सकता। तो मैम आपने कभी चैलेंजेस फेस किए कि फैमिली की ओर से कि कभी बाहर जाने पे मतलब रिस्ट्रिक्ट लगाई जा रही है कि बाहर नहीं जाना? मेरी खुद की फैमिली से तो नहीं, लेकिन रिलेटिव की ओर से जैसे पेरेंट्स को फ़ोन आते थे बहुत कि आप लोग लड़की को ऐसे कैसे गेम में डाल रहे हैं, ये तो लड़कों का गेम है और बाहर जा रही है। ड्रेसिंग सेंस देखो, क्योंकि कुश्ती के कॉस्ट्यूम की ड्रेसिंग सेंस बहुत शॉर्ट कॉस्ट्यूम होता है हमारा, पब्लिक के बीच परफॉर्म कर रही है। तो मतलब बेटी है, इसको आगे जाके घर में काम ही करना है कहीं ना कहीं, तो इसको आप वो काम सिखाइए। तो मम्मी के पास खासकर ज़्यादा फ़ोन आते थे रिलेटिव्स के कि आप लोग बेटी को सही फील्ड में नहीं डाल रहे। तो मैम आपको कभी ये पर्सनली फील हुआ, मतलब जो डिफरेंस जो दिख रहा है कि मतलब बेटी को सही फील्ड में, एक बॉयज और गर्ल्स को लेके जो होता है ना कि लड़के को सपोर्ट मिल जाता है, मतलब लड़की को नहीं मिलता, तो ऐसे आपको कभी फील हुआ? मेरे को पर्सनली नहीं फील हुआ जी, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे 3 भाई है और मैं अकेली बेटी हूँ। तो मेरे पापा ने मेरे को स्टार्टिंग से ही मतलब ऐसा कभी फील नहीं होने दिया कि, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को जितना सपोर्ट किया कि मेरे पापा हमेशा यही बोलते थे मेरे 4 बेटे हैं कि उनके जैसा ही मेरे को पाला, 3 बेटों के बराबर। तो वो मुझे बाहर जाके ही फील होता था जब मतलब दूसरे मेरे माँ बाप को बताते कि ये आपकी बेटी है, ये आप ठीक नहीं कर रहे, लेकिन मेरे को घर में फील नहीं होता था ऐसा। तो मैम आपका पहला जो कुश्ती का मैच हुआ था, नेशनल मैच हुआ था, तो उससे मैच से पहले आपको नर्वसनेस थी या एक्साइटमेंट था? पहले तो दोनों ही था जब घर से आई, क्योंकि जयपुर में ही मेरा नेशनल था, वो मेरे लिए पहला इवेंट था। तो खुशी तो बहुत थी स्टार्टिंग में जब नेशनल में सिलेक्शन हुआ। और मैं बचपन में बैठी थी, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो कहीं ना कहीं पहली बार ही ट्रेन में बैठ के मैं नेशनल खेलने आई थी।
तो फिर एक्साइटमेंट भी बहुत थी और डर ये था कि पापा साथ जा रहे हैं, मेडल आएगा, क्योंकि घर पे भी मम्मी ने जब भेजा कि मेडल आएगा, उम्मीदें तो होती है जब कहीं ना कहीं बच्चा कहीं भी परफॉर्म करने, एजुकेशन कोई भी फील्ड में जाता, पेरेंट्स की उम्मीदें बहुत लग जाती है। तो मैं भी गई जब एक्साइटमेंट के साथ, वो डर था कि कहीं ना कहीं माँ बाप की उम्मीदों पे मैं खरा उतर पाऊंगी या नहीं। लेकिन जैसे ही पब्लिक में मेरे लिए वो नेशनल मैच, क्योंकि मैंने गांव में कुश्ती स्टार्ट की थी, वहाँ वो सारी चीज़ें मैंने फेस नहीं की थी। इतना बड़ा स्टेडियम, लोगों की भीड़, वो क्राउड मैंने पहली बार ही नेशनल में देखा था। तो वहाँ मुझे घबराहट हुई कुश्ती में और मैं उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाई। मैम, आपने जब कुश्ती मतलब एज ए प्रोफेशनल चुना कि मेरे को कुश्ती खेलना है, तो आपके माइंड में गोल था कि मेरे को इंडिया के लिए मेडल जीतना है या मेरे को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना है वहाँ तक, या फिर आप स्टेप बाय स्टेप चलते गए? कुश्ती मैंने नहीं चुना, कुश्ती मतलब मेरे घर वालों ने चुना, और वो भी एक इंडिया खेलने के लिए नहीं चुना। स्टार्टिंग में तो जैसे मैं बॉडी से बहुत अनफिट थी, तो गांव में कहीं ना कहीं पेरेंट्स को सब बोलते भाई बेटी बहुत मोटी हो गई है, इसको कहीं ना कहीं कैसे फिट करो। तो फिर मेरे को इतना पता ही नहीं था। ठीक है, मैं तो 7th-8th क्लास में थी। तो आज की जनरेशन है ना, जो कहीं ना कहीं और जल्दी बड़ी हो रही है, फ़ोन से उन्हें चीज़ों की नॉलेज आ रही है। लेकिन जब हमारे घर में किसी के पास स्क्रीन टच फ़ोन भी नहीं था तब, तो मतलब मेरे को कुछ पता ही नहीं था कि कुश्ती। फिर पापा को जैसे ही सब टोकने लग गए पेरेंट्स को कि इसको कोई ना कोई गेम में डालो, फिट हो जाएगी, तो फिर गांव में ज़्यादातर माहौल कुश्ती का ही था। तो उन्होंने मेरे को हॉस्टल में डाल दिया। निडानी में है, जिंद में काफ़ी बड़ा गर्ल्स की वहाँ पे रेसलिंग की एकेडमी चलती है। और पर मैं वहाँ से 1 महीने में ही वापस भाग आई, मेरा मन नहीं लगा, मैं बहुत छोटी थी। और मेरे को जैसे ही सुबह 5 बजे ट्रेनिंग के लिए उठाते, मैं सोचती कहाँ फंस गई, गलत फंसा दिया। पेरेंट्स पापा का फ़ोन कर करके रोती मम्मी के पास कि मुझे नहीं रहना यहाँ। फिर मैं 1 महीने में वापस आ गई अपने घर। फिर मेरे गांव में मेरे कोच संजय सिहाग ने एकेडमी स्टार्ट की कुश्ती की। वो मेरे फादर के दोस्त थे, क्लासमेट थे। तो उन्होंने कहा भाई क्या पता पूजा वहाँ तो नहीं रह पाई, यहाँ भेजो उनको गेम करने के लिए। तो शुरू में मेरा टारगेट सिर्फ ये था कि मेरे को फिट ही होना, इतना कुछ टारगेट नहीं था। उसके बाद एकेडमी स्टार्ट हुई थी 2010-11 में। उसके बाद मेरे गांव की ही लड़कियां, 5 लड़कियां इंटरनेशनल हुई थी सब जूनियर में। तो उनको पूरा गांव से जैसे बड़े बड़े आदमी, मेरे फादर भी गए थे, एयरपोर्ट छोड़ने गए थे उनको, और मेडल आया तब लेने भी गए थे, प्रोग्राम हुआ। ऐसे ही मेरे मम्मी पापा बात कर रहे थे। हालांकि तब तक मैंने कुश्ती के बारे में कुछ नहीं सोचा था कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना, मुझे मतलब भी नहीं पता था इन चीज़ों का। तो वो यही बात कर रहे कि पता नहीं हम भी कब अपनी बेटी को एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाएंगे, पूजा कब इंटरनेशनल होगी। तब मेरे को फील हुआ कि शायद मेरे को भी करना चाहिए। और मेरी साथ वाली लड़कियों ने फिर वहाँ से आने के बाद उनको जैसे इंडिया की किट मिली, और कोई भी प्रोग्राम होता तो वो इंडिया की टी-शर्ट पहन के आती। तो फिर मेरे को वो चीज़ कमी फील होती कि ये तो मेरे पास भी होनी चाहिए। और उन्होंने अदर कंट्री की बाहर रिप्रेजेंट किया, वो पूरा गांव में उनका स्वागत हुआ। तो बस वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी। वहाँ से मैंने अपना माइंड सेट किया कि हाँ अब मेरे को इंडिया खेलना ही है। तो मैम, जैसे ही आप इंडिया खेले, आपने मतलब कॉमनवेल्थ में मेडल भी जीता, तो उसके बाद घर वालों का क्या रिएक्शन था? पहली बार जब मैं इंडिया खेलने गई तो मेरी फैमिली में से कम मतलब रिलेटिव भी मिला के कोई 15-20 लोग मेरे को एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने गए थे। पहली बार मैं 2013 में सब जूनियर में इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने गई थी। तो मतलब फैमिली का बहुत एक उम्मीद जुड़ गई थी कि जब 2013 से लेके मैंने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स तक का सफ़र तय किया, तो वो उम्मीद वहीं से जुड़ गई थी कि हाँ अब बेटी आगे जाएगी। और मेरे को भी खुद लगने लग गया था, क्योंकि अपने जब इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाता तो हमें अपने वेट में फर्स्ट होना पड़ता है इंडिया में जो ट्रायल्स होती हैं। तो वहाँ से मेरे को एक उम्मीद मिल गई थी कि हाँ अब मैंने कर दिया तो मैं फिर से कर सकती हूँ। तो मैम, आपने जैसे कॉमनवेल्थ में मेडल जीता और जहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट की, तो उसके बीच में एज ए रेसलर आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। जब जीतते हैं तब तो तारीफ़ों की करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन जब हारते हैं ना तब डिमोरलाइज करने वाले भी बहुत मिलते हैं। जैसे मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स में जाने से कम 5-6 महीने पहले की बात है। तो मैं 2 कंपटीशन, जैसे हमारे दंगल होते हैं कुश्ती के, काफ़ी टाइम से कंपटीशन नहीं हो रहे थे, तो हम दंगल भी बीच बीच में खेलते रहते हैं। जैसे प्राइवेट टूर्नामेंट होते हैं, भाई हमारा कंपटीशन में हम बने रहे। तो मैंने वो 2 दंगल खेले और मैं दोनों में ही हार गई, वो भी अपने जूनियर से ही हार गई। पहले मैं एक हार गई,
उनको मतलब बहुत ही बुरा फील हो रहा था, माइंड में इतनी सारी ऊपर से गेम्स आ रहे थे, मेरे को ऐसा लग रहा था उस टाइम पे। मेरे को लगा कि मैं किस चीज़ की तैयारी लेके चल रही हूँ और आज मैं अपने जूनियर से ही हार गई। माइंड मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई माइंड से। फिर भी कहीं ना कहीं दोबारा से अपने माइंड को संभाल के कि नहीं कर सकती हूँ, फिर मैंने कंटिन्यू 10-15 दिन बाद फिर से एक दंगल में पार्टिसिपेट किया। और मैं अपने से मतलब जैसे मेरा प्लस बॉडी वेट कैटेगरी है, मैं अपने से कम 10 kg वेट नीचे वाली कैटेगरी वाली लड़की से और मेरे से बहुत जूनियर उससे फिर से हार गई। उस टाइम तो मैं मतलब घर आई, मैं इतनी मेंटली डिप्रेस्ड थी बहुत। तब तक मैंने जॉब भी ज्वाइन कर ली थी। तो मैं घर आई, मैंने अपने भाई को सीधा अपने भाई को फ़ोन किया, मेरे बड़े भाई है, मैं बोली मेरे को तो सुसाइड करनी है। मतलब मेरे पास फ़ोन आ रहे लोगों के और मेरे से ऐसे बोल रहे कि अब ये ख़त्म हो गई है, अब ये कुछ नहीं कर पाएगी, बस अब हो गई पहलवान। देखा ऐसे ऐसे इतनी जूनियर थी, वो तो इससे 10 साल छोटी थी, कोई बोल रहा इससे 5 साल छोटी थी, सब अपना अपना ओपिनियन रख रहे। मैं मेंटली इतनी डिप्रेस्ड हो गई कि क्योंकि उस टाइम भी मैं कम से कम 8 बार की एशिया मेडलिस्ट थी और 20-25 बार के इंटरनेशनल मेडलिस्ट थी। तो मतलब मेरे को इतना फील हो रहा, लोग मेरे से इस तरीके से बात कर रहे और ऊपर से गेम्स आ रहे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही एक अपना टारगेट सेट किया था कि हाँ मेरे को मेरे 2018 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स चूक गई थी मैं, बहुत नज़दीक से चीटिंग भी हो गई थी कुछ मेरे साथ कुश्ती में। तो फिर मेरा माइंड ये हो गया कि आज मैं इनसे आ रही हूँ और कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल में तो मेरे को मेरे बराबर के ओपोनेंट से और मेरे सीनियर खिलाड़ियों से ही मतलब मेरी फ़ाइट होगी। तो मेरा भाई आया, तो भाई बोला क्या हुआ, मैं बोली मेरे को नहीं करनी कुश्ती और मैं बहुत मेंटली डिप्रेस्ड। वैसे ऐसे लोग मेरे को बोल रहे हैं कि अब ये ख़त्म हो गई है, अब ये कुछ नहीं कर पाएगी, इससे तो वो 5-10 साल छोटी थी लड़कियां, उससे ये कुश्ती हार गई। तो मेरा भाई बोला तू क्या चाह रही है? मैं बोली बस कुछ नहीं, अब बस बहुत हो गया। तो बोला नौकरी तो करती है ना, तेरे पास जॉब है ना? मैं बोली हाँ। पहले जो मेडल दिए वो तूने ही दिए ना? बोला, मैं बोली हाँ मैंने ही दिए हैं। आगे तू गेम भी करना चाहती? मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन हो तो नहीं रहा ना वो जिस लेवल का मैं चाह रही हूँ। ऐसे क्या ही फ़ायदा, लोगों से सुना भाई उसने उससे हार के कुश्ती छोड़ दी, उसने उससे हार के। बोला फिर तेरे नाम के पीछे भी वही जुड़ जाएगा कि पूजा ने हार की वजह से ही कुश्ती छोड़ दी। तो बोला कि मेरे हिसाब से अभी तू रुक और तू ठीक रह, तेरे को जहाँ घूमने चलना है चल, तेरे को कुश्ती नहीं करनी मत कर, मैट शूज़ रख दे अपने पैक करके बैग में और तू रिलैक्स हो जा, बस तू ठीक ठाक रह। मेरे भाई ने ये बोला। मैं बोली हाँ ठीक है चलो मैं ठीक हूँ। फिर मैं थोड़े से दिन फिर मैंने अपने कोच से बात की, तो मैं एक कॉम्पिटिशन खेलने गई। उसके 20 दिन बाद ही मेरे कोच बोला कि कॉम्पिटिशन नहीं खेलना। मैं बोली क्या हुआ? वैसे ही था कॉम्पिटिशन। सर बोले कि तो ये मैट शूज उठा और 1 महीने तेरे को कुछ नहीं करना, जहाँ तेरा मन कर रहा है वहाँ तू घूम के आ। जब तेरा मन ये करे ना कि कुश्ती तेरे को भूख लगे कि हाँ तेरे को ट्रेनिंग की भूख लगे कि अब बस मैं घूम फिर के थक गई हूँ, तब मैट पे आ जाना। तब मैंने 1 महीने का ब्रेक लिया और वापस से तैयारी स्टार्ट की और फिर मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल्स दी और अपने सारे ओपोनेंट्स को लगभग एक तरफा हराया। मैम आपका इतना बड़ा कैरियर चल रहा है तो बहुत बार ऐसा होता है एज ए एथलीट, बहुत बार आपके कैरियर में डाउनफॉल आते हैं। तो जब भी डाउनफॉल आते हैं तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करके वापस से मैदान में आते हैं? सबसे ज़्यादा फैमिली का ही, मतलब मैं अपनी माँ के बारे में सबसे ज़्यादा सोचती हूँ। क्योंकि पापा को तो, क्योंकि आदमी इतना नहीं बोलते एक दूसरे की भाई घर में महिलाएं क्या कर रही है क्या काम होता है, इतना इंटरफेयर नहीं होता। लेकिन माँ के पास लोगों के सबसे ज़्यादा फ़ोन आते थे कि ये तेरी बेटी की शादी करेगी तो गाली खाएगी, आगे जाके काम तो कोई सिखाएगी नहीं तो इसको। क्योंकि मम्मी मेरे से कोई काम नहीं करवाती थी। ट्रेनिंग से आती सुबह 5 बजे जाते तो लगभग 10 बजे घर आते, तो इतना घंटे कुश्ती वैसे भी बहुत हार्ड वर्क का गेम है। पूरी बॉडी थक जाती, इतनी कि आने के बाद कुछ भी करने का मन नहीं करता और फिर मम्मी कुछ भी काम नहीं करवाती थी। तो आस पड़ोस वाले मम्मी को यही बोलते तेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, इसको कुछ काम करवाया कर। तो कहीं ना कहीं, और एक बार मेरी मम्मी को किसी ने ये बोला क्या अपनी बेटी को भारत केसरी हिंद केसरी बनाएगी तू? और फिर जब मैं बनी तो मम्मी ने उसको जवाब भी दिया कि हाँ मेरी बेटी हिंद केसरी बन गई। तो मेरे को वहीं से हमेशा मोटिवेट मिलता था कि मेरी माँ की वजह से ही मुझे हमेशा करना है, मेरे पेरेंट्स की वजह से ही। पापा है, खेती करते थे पापा, तो वो रात दिन हमारे लिए, मेरे पापा वैसे ग्रेजुएशन थे तो उन्होंने बीए कर रखी थी, तो वो कॉलेज में अपने टाइम पे उन्हें बहुत चीज़ों का शौक़ था, अच्छे कपड़े पहनना। लेकिन जैसे ही हमारा एक कैरियर स्टार्ट हुआ बच्चों का,
तो उन्होंने अपने वो सारी चीज़ें शौक अपने मार दिए। हम जब भी पापा को बोलते पापा नए कपड़े लो, वो नहीं नहीं मेरे पास तो अभी है। तो जब जाके एक मैच्योरिटी आई, वो चीज़ें हमें समझ आने लगी कि पापा हमारी वजह से ही ये अपने शौक कम कर रहे हैं ताकि हमारा बच्चों का अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि कुश्ती गेम के ऊपर खर्चा भी बहुत होता है, सबसे ज़्यादा डाइट का। डाइट, एक पहलवान की डाइट ऐसा बोला जाता है हरियाणवी लैंग्वेज में, तो मतलब पहलवान तो घर खाए बना कर है, मतलब कि इतना कि पूरा घर लग जाता है उसके ऊपर जब एक पहलवान बनता है। तो वो इतने खर्चे बढ़ गए कि पेरेंट्स अपने शौक क्या, वो अपनी ज़रूरतें भी नहीं पूरा करते कि हाँ बच्चों के लिए ही करना। तो हमेशा वो सारी चीज़ें मेरे को, जैसे कई बार मेरी जॉइंट फैमिली रही है स्टार्टिंग से ही, तो मेरी पूरी फैमिली में ट्रेनिंग करके आती, तो मैं बादाम भी पीती अच्छे से, और मम्मी मेरे लिए पनीर की सब्ज़ी भी बनाती। लेकिन मेरी पूरी फैमिली तो पनीर उस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर पाती, क्योंकि 10 लोगों के लिए इतना सारा कुछ बनाना वो फैमिली के लिए अफोर्ड नहीं, क्योंकि नॉर्मल फैमिली थी। तो फिर मेरे को वो सारी कहानी हमेशा याद आती कि मेरे माँ बाप चटनी रोटी खा रहे हैं और मेरे को पनीर के साथ सब्जी रोटी खिला रहे हैं ताकि मैं अच्छा कर पाऊँ। तो जब भी मैं टूटती, हमेशा मुझे वो टाइम याद आता अपनी फैमिली का कि मेरे माँ बाप ने मेरे से कितनी उम्मीदें और किस लिए मैंने शुरू किया था, उनके लिए ही, और वो ही हमेशा मेरे को मोटिवेट करती है। जी वही चीज़। मैम आजकल हम देख रहे हैं 90% एथलीट जैसे डाउनफॉल आता है करियर में तो वो गिव अप कर देते हैं, वो गेम को छोड़ देते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, हम हार से ही सीखते हैं, सच्चाई है। जब हम जीतते रहते हैं ना, मतलब कॉमनली जो मैच हम जीतते हैं ना, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं कि हम कैसे जीते, बिल्कुल नहीं सोच पाते। जीतते तो ये हो जाता, खुश होते हैं हम, ठीक, अपना माइंड पार्टी करते हैं, जो भी इंजॉय करते हैं, अपना घूमते फिरते। लेकिन जब भी हम हारते हैं, हमेशा एक अच्छा खिलाड़ी हारने के बाद उस मैच के बारे में ज़रूर सोचता है कि हम हारे कहाँ से। इसलिए हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि आज हमें ये हार का क्या कारण रहा। ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो आज तक नहीं हारा, सब कोई ना कोई हारा, हर कोई शुरुआत में आ रहा है और कोई बाद में आ रहा, हारे सभी है। तो इसलिए हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और उस हार से हमेशा सीखना चाहिए कि उसके पीछे हमारा कारण क्या रहा। और एक खिलाड़ी के लिए अप एंड डाउन चलते रहते हैं, इंजरी का फेस होता है जो पब्लिक में इतना दिखता नहीं। तो ये सारी चीज़ें खिलाड़ी के, कहते हैं ना, चोट भी गहना है खिलाड़ी का, और डाउनफॉल आना भी, ये सारी चीज़ें चलती है, क्योंकि जीतता हमेशा कोई नहीं, हार से ही सीखते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैम ऐसी कौन सी मतलब प्रॉब्लम्स है जो एज ए रेसलर आप फेस करते हो, लोगों को उनके बारे में पता नहीं होता, लाइक मोस्टली जैसे आपने अभी इंजरी की बात करी? सबसे ज़्यादा इंजरी का ही टाइम होता है जो मतलब पब्लिक देख नहीं पाती। पब्लिक हमें सिर्फ कंपटीशन में परफॉर्म करता देखती है, जीतता देखती है या हारता देखती है, लेकिन जो हमारा इंजरी का टाइम है ना, वो कभी भी पब्लिक देख नहीं पाती या फिर महसूस नहीं कर पाती। महसूस हमारी फैमिली जो हमारे साथ रहते वो महसूस कर पाते हैं इसको, इस दर्द को। वो मतलब कई बार जैसे ही मैं ट्रेनिंग पे मेरे को इंजरी होती थी तो मैं घर आके आइशिंग करती, मम्मी पूछती दर्द है। बहुत बार ऐसा होता कि हम घर वालों को भी नहीं बता सकते वो चीज़ कि हाँ मुझे दर्द है, क्योंकि वो भी टूटते हैं। फिर उनको, एक खिलाड़ी का माइंड तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन फैमिली के लिए तो हम बच्चे ही रहते हैं, हम कितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए बच्चे। तो वो इंजरी का टाइम होता है जो सबसे जो कोई नहीं देख पाता, एक खिलाड़ी खुद महसूस करता है। कई बार ऐसा होता है हमारे कंपटीशन के 2-4 दिन पहले ही हमें इंजरी होगी, लेकिन वो हमें परफॉर्म करना, चाहे वो हम टेपिंग करके करें या कैसे भी करें। और कहीं ना कहीं पब्लिक का माइंड ऐसा भी है, अगर हम हार रहे हैं और वो चीज़ इंजरी किसी को फील हो रही है तो ये भी बोलने वाले होते हैं कि हारने के बाद बहाना लगा रहा है। तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं इस चीज़ में कि अब तो ये हार गया था और इसलिए ऐसा दिखा रहा है कि इसकी इंजरी हो गई, ये हो गई। और नहीं तो एक खिलाड़ी के इंजरियाँ ही सबसे ज़्यादा उसका डाउनफॉल लाती है। तो आपको मैम कभी ऐसा हुआ है, मतलब इंजरी के टाइम वक्त जैसे आपको इंजरी हो गई और आप कंपटीशन से बाहर हो गए हो? जी, मेरी नी की सर्जरी हो रखी है, शोल्डर इंजर्ड हो रखा है, एल्बो की सर्जरी हो रखी है। तो और मैंने जब गेम शुरू किए कम से कम 2 महीने हुए थे, ये मेरा पूरा हाथ टूट गया था यहाँ से स्टार्टिंग में ही। तब तो मेरे को ऐसा लगा था कि गलती जगह फॉर्म भर लिया ही था। तो ये है कि इंजरियाँ खिलाड़ी चलती। और डाउनफॉल, मेरे को नौकरी मिल रही थी ऑपरेशन से पहले, मेरे को नौकरी मतलब रेलवे ज्वाइन करवा रहा था, मैंने तब ज्वाइन नहीं किया। लेकिन जैसे ही मेरे को सर्जरी हुई, मैं कंपटीशन से बाहर हो गई। तो 1 साल नी की सर्जरी हुई तो कम से कम 6 महीने बाद ही मैंने मैट पे आना स्टार्ट किया है और कंपटीशन खेलना।
तो तब एक डाउनफॉल ऐसा आता है कि लोगों का आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इतना डाउनफॉल आता है कि आप उनकी नज़र में एक खिलाड़ी थे हो जाते हो बहुत जल्द। अगर आज हम एक कंपटीशन पार्टिसिपेट नहीं करते तो पब्लिक जज करते भी हमें देर नहीं लगाती, हाँ वो खिलाड़ी था। तो एक इंजरी होने के बाद हमें था में जज करने में वो देर नहीं लगाती। तो ये सारी डाउनफॉल बहुत आते हैं खिलाड़ी में। लेकिन मेरे को भी जब नी की सर्जरी हुई, मेरे को याद है डॉक्टर ने मेरे को 4-5 दिन बाद की सहारे से टाँके खुले थे जब वॉक करने के लिए बोला था। और मेरे छोटे पापा और बड़े पापा, मैं दोनों शोल्डर के लगा के उनको, और मैं वॉक करने की मैंने कोशिश की। मेरे पाँव में इतना दर्द जैसे पाँव ही नहीं है, ऐसा लग रहा था आंसू गिरे जहाँ जहाँ मैं चल रही, और माइंड में इतनी सारी बातें चल रही कि आज तो मैं चल नहीं पा रही और मैं मैट पे कैसे दोबारा वापसी करूँगी। लेकिन धीरे धीरे मैंने रिहैब किया और मैट पे रिकवर किया और वापस से उसी परफॉर्मेंस में आ गई। वो सपोर्ट रहा फैमिली का बहुत, और खुद भी माइंड से हमेशा ये रखा नहीं मेरे कोई नई। एक ही बात है, जो हमारे सीनियर खिलाड़ी है, सुशील पहलवान जी हो गए, सरदत्त है, गीता है, इनको भी सबको इंजरी, और कहीं ना कहीं आज की टेक्नोलॉजी में तो बहुत फ़र्क भी आ गया। मैंने भी खुद फेस किया। हमारे से भी जो सीनियर है उन्होंने हमारे से भी कम सुविधाओं में गेम किया है। तो ये है कि फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये चोट एक खिलाड़ी का पार्ट है उसके स्पोर्ट्स का, तो उससे हम आगे बढ़ जाते हैं फिर धीरे धीरे। मैम अभी आप सीनियर्स की बात कर रहे थे जैसे ना, तो आपने जब रेसलिंग स्टार्ट करी तो आपका आइडियल कौन थे? तब मैंने कुश्ती शुरू की तो गांव से ही शुरू की थी मैंने, तो इतना सच में ये नहीं पता था कि कौन खिलाड़ी है। हाँ, लेकिन मेरे गांव में ही मास्टर चंदगीराम जी है, वो काफ़ी बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे। उनका बेटा भी यूपी पुलिस में डीएसपी एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट। उनकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी रेसलर रही। कहीं ना कहीं मेरे गाँव को उनके नाम से ही जाना जाता था, सिसाई गाँव, मास्टर चंदगीराम जी का गाँव। तो मेरे को उन्हीं से ही मतलब आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिला। और खिलाड़ियों से तो फिर मैं जैसे कंपटीशन में आई तब रूबरू हुई, तब जानने लगी सभी खिलाड़ियों को। तो जी, तो अभी मैम जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपके मतलब साथ जो रेसलिंग करते हैं आपके सीनियर या जूनियर, तो उनमें आपको मतलब किसी को फॉलो करते हैं अभी आप एज ए रेसलर? एज ए रेसलर जैसे साक्षी मलिक के डिसिप्लिन को मैं काफ़ी फॉलो करती हूँ जी। वो ओलंपिक मेडलिस्ट है। मैंने उनको कैम्प में एक चीज़ देखी है, जैसे आज किसी का मेडल आता है तो आज का टाइम और पहले के टाइम में बदलाव हो गया जिस खिलाड़ियों के। जैसे जब हम जूनियर कैंप में थे और हम अपने सीनियर्स को देखते थे तो शायद हमारी आंख उठा के देखने को भी उनको ज़्यादा हिम्मत नहीं होती थी। वो एक शर्म थी एक दूसरे की, लेकिन आज वो शर्म पहले जितनी नहीं रही। तो साक्षी मलिक का मैंने एक चीज़ देखी, जैसे अगर कोच ने ट्रेनिंग टाइम 5 बजे का रखा है तो वो ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करती थी। और वो ओलंपिक मेडलिस्ट है, हालांकि वो अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी आ सकती है। अगर कोच ने 5 बजे का बोला तो वो 5 बजे आ जाती थी। वो डिसिप्लिन के मामले में बहुत मतलब स्ट्रिक्ट थी दीदी। जितना मैं मतलब पहले जूनियर कैंप से ही देखती आ रही हूँ उनको, तो उनको मैं हमेशा फॉलो करती हूँ कि वो बहुत डिसिप्लिन और बहुत शांत है। जब ओलंपिक में गए 2016 में, मतलब इंटरव्यू लेने आ रहे थे सब लोगों से, पूछ रहे भाई क्या लगता है किसका मेडल आएगा। सब जैसे विनेश थी, बबीता दीदी थी, सब उनका नाम लेते, लेकिन उनका नाम कोई नहीं लेता था। वो फिर भी शांत रहती कि ठीक है कोई ना, और उनका मेडल आया। तो वो एक शांत है और डिसिप्लिन खिलाड़ी है, तो मैं उनको हमेशा फॉलो करती हूँ। अभी मैम जैसे आप डिसिप्लिन की बात कर रहे थे, एज ए एथलीट आपको क्या लगता है डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है किसी भी एथलीट के लिए? डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि हम जैसे हमारा क्लास वर्क होता है, हम इंडिविजुअल वर्क भी ज़रूरी है, लेकिन क्लास ग्रुप वर्क बहुत ज़रूरी है। अपने जैसे कुश्ती हमारा गेम में ओपोनेंट पार्टनर के साथ ही हमारी ट्रेनिंग होती है। तो डिसिप्लिन, अब अगर कोच हमें 5 बजे ट्रेनिंग पे बुला रहा है, सारी क्लास को 5 बजे बुला रहा है, अगर मैं अपने टाइम से नहीं जा रही तो वो मेरी ट्रेनिंग का मिस होगा। और धीरे धीरे हम लोगों की नज़रों में भी अनडिसिप्लिन होंगे। तो जैसे ही कुश्ती में हम परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे हमें 6 मिनट, कई बार कोच से भी गलत डिसीजन होता है, लेकिन वहाँ हम अपने डिसीजन मेकिंग पावर सही रखें और डिसिप्लिन में रहें, शांत रहें, तो वो कोच भी सोचता है कि हाँ गलत हुआ। जैसे कई हादसे होते हैं कुश्ती में, एक दूसरे के हाथ भी उठाया जाता है, हमारा ऐसा कॉन्टैक्ट गेम है। तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और एक खिलाड़ी के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे वो उसका टाइम टू टाइम ट्रेनिंग हो, चाहे वो टाइम टू टाइम उसका डाइट हो, जो चीज़ हम टाइम से ही करेंगे तो वो परफॉर्मेंस में आगे बढ़ाने के लिए हमें काम आएगी। जी
मैम कोई भी जैसे आपका मैच होता है, कोई भी प्रोफेशनल मैच होता है, तो उससे पहले आप मेंटली अपने आप को कैसे रेडी रखते हैं? मेंटली मैं एक सॉन्ग सुनती हूँ, खासा ओके। वाला चार का है हरियाणवी, फौलाद नाम से है। हाँ जी। तो वो मेरे को काफ़ी मोटिवेट, मैं बड्स लगा के वो काफ़ी सुनती हूँ वो सॉन्ग। ओके। अच्छा लगता है मेरे को, खुद से मोटिवेट फील होता है, तो फौलाद की औलाद है, ऐसे करके है वो। तो वो मैं बहुत सुनती हूँ तो जी वो कुश्ती आप से हमेशा पहले। सुनते हो मैम, हाँ जब भी मैच होता है? हाँ, जब भी मैच होता है, जब से ज़रूर सुनती हूँ। तो मैम आपने अपनी जो पहला मैच खेला रेसलिंग का, तब आपको नर्वसनेस हुई मैच से पहले, तो क्या वो नर्वसनेस आज भी होती है किसी भी मैच खेलने से पहले? नर्वसनेस तो आज भी होती है, लेकिन आज उतनी नहीं है, उस चीज़ को हम फेस कर सकते हैं अच्छे से। पहले क्या था, सिर्फ मतलब ये कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, पहले मतलब ज़्यादा ही होता था। फिर जैसे जैसे कंपटीशन खेलने लगे, एक्सपीरियंस होने लगा, तो कोच ने एक बात बताई, कोई भी खिलाड़ी कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, नर्वसनेस हर किसी को होती है। आपके ओपोनेंट को भी उतनी ही नर्वस है जितने आप नर्वस हो, क्योंकि गेम में हार और जीत दोनों है। सब जीतना चाहते हैं, और हार को हर किसी से को डर लगता है। चाहे कोई भी नया बच्चा भी आज अगर कुश्ती करने आया, तो वो भी जीतने के लिए मैट पे उतरता है। तो वो हर खिलाड़ी को होती है, इसलिए धीरे धीरे ये समझ आने लग गया कि मेरे ओपोनेंट को भी होता है वो सब, सिर्फ मेरे को नहीं। तो मैट पे जाने के बाद वो चीज़ें ख़त्म होने लगी। पहले बाहर तो आता है मन में, लेकिन मैट पे जैसे ही जाते हैं, लेकिन जब पहले मैच में गए तो मैट पे भी वो फियर था। मैं अपना परफॉर्म नहीं कर पाई थी पहले नेशनल में, उस फियर की वजह से ही धीरे धीरे वो चीज़ बाहर तक ही सीमित रहेगी। मैट पे उतरने के बाद कोशिश की हमेशा अपना 100% दिया। मैम अभी आपने जैसे कोच की बात करी, तो किसी भी एथलीट की लाइफ में एक कोच की कितनी इंपॉर्टेंस होती है? जैसे एक बच्चे की लाइफ में पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस होती है ना, बचपन में जैसे उंगली पकड़ को कर उनको चलना सिखाते हैं, उसी तरह से एक खिलाड़ी की ज़िंदगी में कोच का महत्व होता है। मैं अपने कोच में हमेशा अपने फादर फिगर देखती हूँ, क्योंकि जैसे माँ बाप बचपन में चलना सिखाते हैं, कोई भी गेम शुरू करता है। मैंने कुश्ती शुरू की, कुश्ती का मेरे को तो सच बता रही हूँ, जब मैंने गेम स्टार्ट किया, रेसलिंग की मुझे स्पेलिंग भी नहीं पता थी कि रेसलिंग की स्पेलिंग क्या है। तो वो उस शब्द से लेकर उसका महत्व और उसके टेक्निक्स, हर चीज़ उन्होंने मेरे को सिखाई। और सच में ही बचपन में मैंने कभी सोचा ही नहीं था ऐसे सपनों के बारे में, प्लेन में बैठना है। वो सारे सपने कोच ने ही दिखाए कि इंटरनेशनल कंपटीशन होते, हर चीज़ के बारे में। तो कोच का महत्व बहुत बड़ा होता है हमारी ज़िंदगी में। कोच के पास जब एक प्लेयर जाता है, मतलब प्लेयर नहीं होता वो तब तक, एक नॉर्मल ही आदमी होता है, उसको किस तरीके से तोड़ना और कहाँ फिट करना वो कोच ही सेट करता है, उसकी बॉडी को ट्रेनिंग करवा के। तो कोच का बहुत बड़ा महत्व होता है एक प्लेयर की लाइफ में। जी मैम, कोच से आपके कोच ने कभी कोई ऐसी बात कही हो जो आप अभी तक फॉलो करते हो? मेरा कोच हमेशा एक ही बात, मतलब जब मैंने गेम स्टार्ट किया, किसी को भरोसा नहीं था कि ये प्लेयर बन जाएगी, सच्चाई है ये। पेरेंट्स को तो था, लेकिन बाहर वाले मेरी बॉडी को देख के, मेरी हाइट भी कम थी जब मैंने गेम स्टार्ट किया, तो वो बोलते थे कि नहीं ये तो बड़ियों की है, क्या ही कुश्ती करेगी, कुश्ती में तो जानदार बॉडी वाले चाहिए। तो उनको पता ही नहीं किसी को, उन्होंने जब से मेरे को स्टार्टिंग से देखा तब से ही, हाँ ये पहलवान बन जाएगी। और वो एक बात बोलते थे कि मैं एक बात चाहता हूँ कि जैसे सिसाई गाँव को मास्टर चंदगीराम जी के नाम से जाना जाता है, एक दिन पूजा को भी लेडी चंदगीराम के नाम से जाना जाएगा गाँव में। तो उनकी ये बात हमेशा मेरे को आज भी याद आती है। और उन्होंने मेरी लाइफ के हर मोमेंट्स में मेरे को सपोर्ट किया है, डाउनफॉल में, हारने के बाद भी, मतलब जब बिहार जाती तब भी वो हमेशा मेरे को, नहीं जीत जाएगी क्या हो गया। तो यही है कि कोच की ये बात हमेशा। और एक बात भी बोलता था कोच कि जैसे मैं जिससे भी हार जाती हूँ, पूजा हमेशा उसको दोबारा जरूर हराती है जिसके साथ उसकी फाइट होती है। तो ये बात, मैं अगर किसी से हार भी जाती हूँ तो मुझे उनकी हमेशा याद होती है कि हाँ मैं उसको हरा लूँगी, मेरे ओपोनेंट। मैम आपने जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया को मतलब ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, तो उस टाइम पे आपके दिल में क्या चल रहा था? उस टाइम पे मतलब बहुत खुशी थी। एक उस मेडल ने मेरे को अलग पहचान दी, क्योंकि हर खिलाड़ी का के नाम के पीछे गेम्स मेडलिस्ट लगना, या कोई भी अवार्ड होता है खिलाड़ी के लिए, वो हर खिलाड़ी के लिए एक सपना होता है कि उसके नाम के पीछे गेम्स मेडलिस्ट लगना, उस मेडल टैली में हमेशा के लिए अपना नाम ऐड करवा देना देश में। तो मतलब बहुत खुशी थी कि कब मैं इंडिया पहुंचूंगी अपनी फैमिली से। कोच के वो रिएक्शन देखना चाहती हूँ कि बाई फेस फैमिली के, क्यों वो कैसा, उनको आज कैसा लग रहा है। और जैसे
पापा को बहुत मिस कर रही थी, मेरे पापा नहीं थे तो उनको बहुत मिस कर रही थी कि आज जब मैं गांव पहुंची हूं तो उनको कैसा लगता, अगर वो होते तो कितना प्राउड फील करते। ये कमी रही, मन में बहुत खुशी थी कि मैंने उनके लिए कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव में तो हर कोई मतलब मेरे नाम के साथ यही बोलेगा कि हाँ सुभाष की बेटी का मेडल आया है। तो मुझे उस चीज़ को लेके ये था कि हाँ, मेडल से पहले मेरी ब्रॉन्ज मेडल से पहले मेरी फ़ाइट थी, तो मेरे मन में भी तब भी यही चल रहा था कि अगर मैं मेडल लाती हूँ तो मेरे पापा का नाम दोबारा से ज़िंदा होगा उस गांव में, दोबारा से लोग लेंगे कि हाँ उसकी बेटी का मेडल आया है। तो ये सब चल रहा था। तो मैम इंडिया को रिप्रेजेंट करना, लाइक इंटरनेशनल पे जाके आप जब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, तो एज ए एथलीट उस टाइम पे आपकी क्या फीलिंग होती है? मतलब जब शुरू में गए सिर्फ तब तो एक दिमाग में ये होता है हाँ हमें अच्छा लग रहा है इंडिया को रिप्रेजेंट, लेकिन तब जैसे हम फिर दोबारा कंपटीशन में गए तब कहीं ना कहीं एक चीज़ फील होने लगी कि हमारे ऊपर वो जिम्मेवारी भी बढ़ गई कि इंडिया को, पूरे देश को, वहाँ कोई जाके किसी से ये नहीं पूछता तुम्हारा स्टेट क्या है, गांव क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, जात क्या है, कुछ नहीं पूछता, बस यू फ्रॉम इंडिया। हमारे नाम के आगे एक हमारे देश का नाम लगता है और उस देश की जिम्मेवारी बढ़ गई। हर लोग पूछते हैं कि मेडल टैली देखते हैं इंडिया के मेडल कितने आए, तो एक्साइटमेंट के साथ साथ जिम्मेवारी बढ़ जाती है जी। मैम आपका इतना अच्छा कैरियर रहा है, तो अभी तक का कोई ऐसा मैच जो आपको हमेशा याद रहेगा, कोई ऐसा मेमोरेबल मैच हो आपका? गेम्स की ट्रायल्स की ही याद है जी मेरे को सबसे ज़्यादा, मतलब क्योंकि अभी मैंने आपको बताया मैं वो 2 कुश्तियाँ हार गई थी तो मेंटली इतनी डिप्रेस्ड थी कि मैं कैसे कर पाऊँगी। और जब मेरा गेम्स में सिलेक्शन हुआ तो तब मैंने देखा कि वही लोग जो मेरे को ये बोल रहे थे ख़त्म हो गई है, वही लोग ये बोलने वाले आ गए थे कि हाँ हमें तो पता था ये कर लेगी, ये है ही अच्छी। तो मतलब मेरे को मैच हमेशा याद रहेगा कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था गेम्स की ट्रायल्स के लिए, कि कुछ दिन पहले ही लोग ये क्या बोल रहे थे और आज इनकी बोली कैसे चेंज हो गई। जी मैम, आप उन फैमिलीज़ को क्या मैसेज देना चाहोगे जिनकी बेटियां अभी मतलब रेसलिंग करने के लिए आ रही हैं? उन फैमिली को ये है कि अपने बच्चे को सपोर्ट करो, क्योंकि मेरे माँ बाप ने अगर मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती जी, सच्चाई है। क्योंकि बेटी के लिए माँ बाप का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। बेटी की लाइफ में बहुत सारी, लड़कियों की लाइफ में अप एंड डाउन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लड़कियों की बॉडी लड़कों से अलग होती है, तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करती हैं लड़कियाँ, तो पेरेंट्स का वहाँ सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और सभी माँ बाप से ये रिक्वेस्ट, एक बार अपनी बेटी पे भरोसा करके देखो, वो आपका नाम ऊंचा करेगी ज़रूर। जी, आजकल मैम सोशल मीडिया का बहुत वो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, तो एज ए एथलीट सोशल मीडिया को आप पॉजिटिव वे में देखते हैं या नेगेटिव वे में? पॉजिटिव जी, क्योंकि आज का जो टाइम है सोशल मीडिया से ही कहीं ना कहीं मतलब आपकी पहचान और बढ़ती है। देखो आज सोशल मीडिया कई बार हमें गलत भी लगता है लेकिन लोगों की पहचान के लिए सही भी है। सोशल मीडिया पे रियल हीरो और रील हीरो में लोगों को इतना डिफरेंस नहीं पता। अगर हम खिलाड़ी भी सोशल मीडिया पे आ जाएंगे ना तो लोगों को रियल हीरो और रील हीरो में फ़र्क पता चलेगा कि 2 मिनट 30 सेकंड की रील में और जब हम 4-4 घंटे वर्कआउट करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो शायद वो लोगों को वो चीज़ें दिख पाएँ। और कोई भी हो गया, चाहे मोबाइल हो गया, कुछ भी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया नेगेटिव पॉजिटिव तो रिजल्ट दोनों चीज़ों का हो सकता है जी। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। फ़ोन से हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी, पढ़ाई करते हैं लोग फ़ोन से, लेकिन गलत चीज़ देखने वाला गलत भी देखता है। तो वही है कि वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है सोशल मीडिया पे हम क्या देख रहे हैं। और सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को अच्छा मैसेज भी दे सकते हैं। पूरे देश में अगर हमारा मैसेज किसी 2 लोगों ने भी फॉलो किया तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ उस चीज़ में सफल रहेगी कि मेरी वजह से ये मैसेज 2 लोगों ने फॉलो किया। और बुराई, कहते हैं ना, बुराई को बहुत जल्दी पकड़ते हैं लोग, लेकिन अच्छाई को आगे बढ़ने में देर लगती है। लेकिन जैसे ही अभी खिलाड़ी धीरे धीरे सारे हमारे सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहते, बात है उनके पास समय, उनका जो गेम का एक टाइमिंग, एक डिसिप्लिन होता है। इस टाइम हमें ट्रेनिंग करनी है, इस टाइम हमें खा के अपने सो जाना है। बॉडी को हमारी रेस्ट की नीड होती है कम से कम 4-5 घंटे। तो इस करके वो सारी चीज़ें हम संभाल नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आएँ और लोगों को एक रियल हीरो और रील हीरो में डिफरेंस बताएं। कि आज मैं मतलब सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि कोई भी बंदा अपने नाम के आगे पहलवान लगाता है,
लेकिन जिसका भी बेटा या बेटी पहलवानी कर रहा है ना, उन घर वालों को ही पता है कि एक पहलवान क्या होता है। मैम एक बहुत टाइम से एक चीज़ हम सुनते आ रहे हैं, जेंडर इक्वलिटी है ना, कि लड़के और लड़कियों को एक समान रखा गया है। तो आपने कभी ये चीज़ें फेस करी? और सरफेस लेवल पे अभी भी बहुत डिफरेंस है, लड़के और लड़कियों में अभी बहुत डिफरेंस किया जाता है, तो वो कैसे देखा आपने? बिल्कुल देखा है जी। देखो इसका एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी, रेसलिंग की हमारी किट होती है, कॉस्ट्यूम, स्विमिंग की किट होती है। मतलब एक खिलाड़ी होने के नाते आज भी बहुत पब्लिक में ऐसा है कि उनकी किट को देखते हैं नज़रिया, मतलब ऐसा होता है कितने छोटे कपड़े पहने हैं। स्विमिंग तो लड़का भी कर रहा है उसी कॉस्ट्यूम को पहन के, लेकिन उसके ऊपर तो कोई बात नहीं हो रही। किट तो है ही हमारी, किट तो जो रूल में है वो किट ही डालनी है हमें। एथलेटिक्स ट्रैक पे एक लड़की दौड़ रही है, ये नहीं देखते आज भी लोग कि कितना अच्छा दौड़ रही है, इसने क्या पहना है। तो कहीं ना कहीं समाज में ये डिफरेंस तो है ही कि लड़की को एक खिलाड़ी और उसके कपड़े एक अलग तरीके से देखते हैं लोग। जी, अभी मैम जस्ट रिसेंट में एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो हुआ, इंसिडेंट हुआ, अभी राधिका यादव थी गुड़गांव जी में, जी, उनके मतलब फादर फादर उनको- ने गोली हाँ, मार के। जी। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं मैम? क्योंकि वो जो जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं हम, तो वो सरफेस लेवल पे तो अभी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। अभी थोड़ा मैं इस टॉपिक पे जी, मतलब अच्छा, हाँ। क्योंकि हमें डीपली पता नहीं है कि क्या पता बाद में क्या चीज़ें निकल के आई। अभी तो मतलब मीडिया पे चल ही रहा है, इसलिए मारी, क्योंकि बाद में क्या तर्क निकलता है उस बात का, तो इसलिए बट मैम बहुत सारी, आपने कभी पर्सनल लेवल पे फील किया, ये आपको कभी लगा हो? क्योंकि एज ए रेसलर बहुत बार ऐसे चीज़ें फेस करने को मिल जाती हैं हाँ। कि बॉयज को कोई वो नहीं करता, गर्ल्स को बहुत रोक टोक होती है कि ये, यस। तो आपने कभी पर्सनली ऐसे फेस किया? हाँ, मतलब जैसे एक बार हम ट्रेनिंग करके, मैं और मेरा भाई, मेरा छोटा भाई भी कुश्ती करता था, तो हम दोनों भाई बहन साथ करके हमने निक्कर पहन रखी थी दोनों भाई बहनों ने। तो हम ट्रेनिंग करके आए थे, तो मैं भी बहुत थकान हो गई थी, कपड़े चेंज करने की हिम्मत ही नहीं थी, तो हम ऐसे ही ट्रेनिंग सेंटर से हम दोनों भाई बहन ऐसे ही आ गए। तो मतलब गांव की घर तक पहुंचते पहुंचते मेरे को 10 औरतों ने टोक दिया होगा, और मेरे घर पहुंचने से पहले वो खबर घर तक पहुंच गई थी कि आपकी बेटी ने क्या पहन रखा है। तो मतलब तब मैंने ये सोचा, और मैंने तब बोला भी, किसको नहीं बोल रहे, मेरे भाई को क्यों नहीं बोल रहे, इसने भी ऐसा ही पहन रखा है और मैंने भी ऐसा ही पहन रखा, फिर मेरे को ही क्यों बोला जा रहा है। तो ये है जी, समाज में कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे आज भी गाँव में वो चीज़ें बहुत पीछे है कि लड़कियों को उनके मतलब रोक टोक होती है लड़कों के अकॉर्डिंग। एक जेंडर डिफरेंस तो है ही जी। मैम अभी आपको लग रहा है कि जो इंडिया में, स्पेशली इंडिया में अभी जो जैसे रेसलिंग में आप जैसे सोलो स्पोर्ट्स होता है, फीमेल्स आगे आ रही हैं, तो जो पहले के कंपेयर में अभी चीज़ें बेटर हो रही हैं? हाँ, ये तो है, अभी पहले से तो बेटर हो रहा है, क्योंकि पहले जैसे आपने दंगल मूवी में भी देखा है, गीता ने लड़कों के साथ दंगल लड़ा, तो वो चीज़ें कितनी बड़ी मानी जाती थी। आज हमारे कैंप लगते हैं, साथ में कैंप लगते हैं, हम अपने इंडियन प्लेयर्स के साथ कुश्ती करते हैं। जैसे मेरी अपर वेट कैटेगरी है, तो पार्टनर्स की इशू रहता ही है लगभग, तो मैं अब लड़कों के साथ ट्रेनिंग करती हूँ। और लड़के भी मेरे सीनियर खिलाड़ी है, मैंने बजरंग के साथ भी ट्रेनिंग की है, तो वो भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं कि हमें बताते हैं, और वो नज़रिया नहीं होता उनका, बहुत अच्छे से हमें ट्रीट करते हैं कि आज मेरे गांव में है, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, आज लड़के लड़कियों के सेंटर एक साथ चलने लग गए, अखाड़े एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, तो लोगों में ये बदलाव तो हुआ है। उतना मतलब बातचीत नहीं करते, कुछ ही लोग होंगे जो बात करेंगे लड़के के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं है। बदलाव हुआ है समाज की सोच में कि हाँ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ उसी नज़रिए से उसको देखा जाता है कि हाँ ये प्रैक्टिस ही कर रहे हैं बस। जी। तो मैम कुश्ती के अलावा आपकी और कोई हॉबी? मैं बचपन में गांव में ही रही, गांव से ही कुश्ती शुरू की, तो मेरी स्विमिंग सीखने की बहुत इच्छा थी, लेकिन गांव में स्विमिंग पूल नहीं था, उस वजह से वो मेरी इच्छा अधूरी रह गई। और अभी मेरे हस्बैंड मेरे को सिखा रहे स्विमिंग, मैं सीख रही हूँ। वो बचपन का सपना मैं अब जाके पूरा कर रही हूँ अपना। जी मैम, अभी आपने जैसे थोड़ी देर पहले बात की थी डाइट की, कि एज ए रेसलर आपकी डाइट बहुत हैवी होती है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो अपनी डाइट के बारे में मैम कुछ बताओगे कि कंपटीशन से पहले आपकी डाइट किस लेवल पे चलती है? जैसे वो कंपटीशन पे डिपेंड करता है जी, कैसे एक तो हमारे वेट का भी बहुत इशू होता है, जैसे आपको पता है सबको, विनेश फोगाट का जो इतना हमारा मेडल चला गया हाथ से, तो वो हमारे वेट हमें मतलब हमारा वेट ओके है, या कई बार हमें बिल्कुल लिक्विड डाइट पे भी रहना पड़ता है। और कंपटीशन से पहले हमारी प्रोटीन डाइट, जैसे बादाम तो एक पहलवान की है ना, चाहे वो कंपटीशन हो या ना हो, बादाम रगड़ा जो होता है ना, वो एक पहलवान की ये लगा लो कि मतलब फेमस डाइट है, वो डेली चलता
चाहिए उसका बादाम रगड़ा। और भी जैसे मुनक्खा है, एक पहलवान कहीं ना कहीं देसी चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करता है, तो मुनक्खा है, ड्राई फ्रूट्स है, तो उसकी डाइट में ये सबसे ज़्यादा चलते हैं। अपने घर की सब्जियां हैं, कच्ची सब्जियां, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा चलती हैं खिलाड़ी की डाइट में। ड्राई फ्रूट्स, बादाम का सबसे ज़्यादा रोल है, बादाम रगड़ा, मुनक्खा। और अब तो धीरे धीरे सप्लीमेंट की भी खिलाड़ियों में अच्छी नॉलेज होने लगी, तो सप्लीमेंट का भी काफ़ी बढ़ रहा है कि हमारी बॉडी को क्या नीड है, उस अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन भी चलता है जी। जी, अभी मैम जैसे आपने सप्लीमेंट्स की बात करी ना कि सप्लीमेंट्स अभी धीरे धीरे नॉलेज होने लग गया एथलीट्स को, बट सप्लीमेंट के साथ साथ बहुत सारे एथलीट हम देख रहे हैं जो अपनी परफॉर्मेंस ग्रो करने के लिए स्टेरॉइड पे भी बहुत जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस मुद्दे पे भी मेरा एक पर्सनल हुआ कि मैं इस चीज़ पे काम करूँगी आगे, मेरे को जब भी मौका मिलेगा। स्टेरॉइड खिलाड़ियों में बहुत बढ़ रहा है क्या जी, कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी है। हर कोई मेडल तो देखना चाहता है, लेकिन वो मेडल के पीछे का संघर्ष नहीं देखना चाहता। मतलब पेशेंस नहीं है। अब मेरे को ही लगा लो, मेरा 2011 में मैंने कुश्ती स्टार्ट की, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल आया। वो अचीवमेंट मेरे को 11 साल में जाके मिली, लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में वो पेशेंस नहीं है कि लंबा, सब ये चाहते हैं कि मेरे को बहुत जल्दी मेडल मिल जाए, तो कहीं ना कहीं वहाँ हमारे खिलाड़ी मार खा रहे हैं। और देखा देखी कि उसने क्या लिया, ये चीज़ें बिना नॉलेज की कमी से भी ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं। मैम, नॉलेज की कमी से चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं या फिर कोई भी खिलाड़ी बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने की वजह से वो कर रहा है कि मेरे को झट से सक्सेस होना है, रातों रात? ये तो सच्चाई है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज पेशेंस नहीं है लोगों में, कि ये है कि आज हमने कुश्ती स्टार्ट की है और कल ही बस बिल्कुल मेरा मेडल आ जाए। पेरेंट्स भी एकेडमी में आते हैं, मैं जहाँ ट्रेनिंग करती हूँ वहाँ पेरेंट्स आते हैं, तो वो उसको लेकर आते पूछने मेडल कब आ जाएगा, मेडल कब। उसने कुश्ती शुरू भी नहीं किया है और आगे से पूछने लग जाते हैं कि मेडल्स कब आ जाएगा। फिर बच्चे को भी वो भूख जल्दी होने लग जाती है कि मेडल्स कब आ जाएगा, और कहीं ना कहीं उस भूख के कारण वो जल्दबाजी करता है और गलत जगह फंस जाता है, जैसे स्टेरॉइड है। और आज हमारी नाडा बहुत सख्त हो गई है, डोपिंग टेस्ट रेगुलर हो रहे हैं, कंपटीशन में भी, कैंपों में भी, तो मे भी ये चीज़ें धीरे धीरे कम भी होगी। मैम, जैसे अभी आपने बताया कि पेरेंट्स आते हैं, वो कुश्ती स्टार्ट करने से पहले पूछने लग जाते हैं कि मेडल कब आएगा, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं एज ए प्लेयर, जो प्लेयर अभी कुश्ती खेलना स्टार्ट करने वाला है, उस पर उम्मीदों का बोझ ऑलरेडी बहुत आ जाता है, तो उस पर बहुत प्रेशर आ जाता है कि मेरे को सक्सेसफुल होना ही है? ये बिल्कुल सच्चाई है जी। ये कि मतलब देखो देखी सुविधाएं, मेडल के पीछे जो एक खिलाड़ी को, जैसे हमारे सीनियर साक्षी मलिक को ही लगा लो, आज हर कोई ये देखना चाहता है कि उनको ओलंपिक मेडल से क्या क्या मिल गया, कितना नेम, नीरज चोपड़ा, नेम, फेम, पैसा, कितना कुछ मिल गया। तो वो सारी चीज़ें हर कोई चाहता है इंसान, लेकिन उसके पीछे के संघर्ष नहीं चाहता, तो वहीं जाके मतलब मार खाता है कोई भी खिलाड़ी हो गया क्या, कि मतलब बस मेरे को जल्दी से चाहिए, और वो खुद ही अपने ऊपर प्रेशर बना रहा है। फैमिली भी टोकती है कहीं ना कहीं, उसका मेडल आ गया, उसने आपसे पहले रेसलिंग स्टार्ट की थी। कहीं ना कहीं जब मैंने रेसलिंग स्टार्ट की तो पेरेंट्स में वो उत्तेजना नहीं थी कि अभी चाहिए। तो आज देख कंपटीशन का ज़माना इतना हो गया कि उसके बेटे का मेडल आ गया, उसकी बच्ची का मेडल आ गया, तो ये सारी चीज़ों का प्रेशर कहीं ना कहीं जो हमारे पेरेंट्स को भी और हमारे समाज को भी समझना चाहिए। चाहे वो गेम हो गया या पढ़ाई हो गया, सक्सेस होने के लिए हर चीज़ समय मांगती है, मेहनत मांगती है। ये नहीं है कि जैसे अपने हरियाणवी लैंग्वेज में बोलते हैं भाई हथेली पे सरसों नहीं होगी, एकदम से हथेली पे सरसों नहीं पीली होगी भाई। तो वही बात है कि कोई भी आप फील्ड में जाओगे, उसमें समय मांगता है रिजल्ट। तो वो सारी चीज़ें हमारे समाज को भी, पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए, और प्लेयर्स भी अपने पेरेंट्स से इस चीज़ से डिस्कशन कर सकते हैं अच्छे से कि हर चीज़ में टाइम लगता है, तो वो एक गलत रास्ता ना भटके। अगर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे हर कोई कि टाइम लगेगा कोई भी चीज़ में, तो मेरे हिसाब से खिलाड़ी कम भटकेंगे जी। तो मैम, ये जो फैमिली प्रेशर है, ये भी कहीं ना कहीं कारण है स्टेरॉइड का? बिल्कुल जी। तो मैम, ऐसा कोई मतलब आने वाले टाइम में आप इन चीज़ों के लिए, आप जैसे अभी आपने बताया
कि आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं? बिल्कुल मैं चाहती हूँ जी। वैसे मैंने एक अलग फील्ड चुना, पुलिस की नौकरी, लेकिन जैसे जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं खुद चाहती हूँ कि स्टेरॉइड के खिलाफ जैसे भी जितना मेरे को समय मिले एकेडमी में जाके बच्चों को अवेयर करना, क्योंकि मेरा एक मानना है कि हमने भी तो किया है तो आप भी कर सकते हो। या हमारे से पहले वाले रेसलर्स ने जहाँ उनको सप्लीमेंट स्टेरॉइड की नॉलेज ही नहीं थी बिल्कुल, मतलब जो हमारी गीता फोगाट उनसे भी पहले की जनरेशन है जो उन्होंने भी किया तब तो बिल्कुल ही नहीं था, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। तो वही है कि हम एक अच्छी डाइट लेकर एक अच्छे डिसिप्लिन से मेहनत करके भी उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ये नहीं है कि जैसे कोई भी है उसका मेडल आ गया, देखम देखी, हम कुछ चीज़ें तो आज के टाइम में देखम देखी ज़्यादा चलती है। सीनियर खिलाड़ी आ गया, सीनियर खिलाड़ी को पता है अब तेरी बॉडी को किस चीज़ की नीड है, ट्रेनिंग के बीच में ब्रेक होता है, भाई वो BCAA पी रहा है या कोई रिकवरी ड्रिंक पी रहा है, वो उसको पता है कि तेरे को अब उस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन जूनियर खिलाड़ी क्या है, उसकी मेहनत देखना पसंद नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर नोटिस करता है कि मेरे सीनियर खिलाड़ी ने क्या शेक करके पिया है, शायद इनके इसी करने से इनका मेडल आया है। तो वो हमारी जो मतलब मैं चाहती हूँ कि वो मैं बताऊँ उन चीज़ों को जब भी मेरे को जैसा समय मिले, तो इसके खिलाफ मैं कुछ काम करूँ जी। हाँ मैम, जैसे अभी आपने बताया पुलिस की नौकरी और साथ में एक रेसलिंग करियर, इन दोनों को आप कैसे बैलेंस करते हैं? वो डिपार्टमेंट का सपोर्ट है जी। हाँ। क्योंकि वो मैं ड्यूटी पे नहीं बुलाते और अपने गेम के लिए कि हाँ आप देश के लिए खेलो, जहाँ आपको ट्रेनिंग करनी है ट्रेनिंग के लिए परमिशन करते हैं, साथ ही हमें सैलरी भी दे रहे हैं जिस वजह से हमें सपोर्ट मिलता है और एक हमारा फ्यूचर हमें सेफ फील होता है। देखो जी, खिलाड़ी की लाइफ का कुछ नहीं पता, कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं जहाँ से हम रिकवर कर जाते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी की लाइफ में ऐसी इंजरी भी हो जाती है, जैसे कमर की इंजरी होगी, कोई ज़्यादा इंजरी होगी तो क्या पता हम पूरी लाइफ गेम भी ना कर पाएँ। तो हर कोई सोचता है कि फ्यूचर सेफ हो, आज हमें ये पता है कि हमारा फ्यूचर सेफ है तो हम और खुले माइंड से अपना गेम कर रहे हैं। तो वो डिपार्टमेंट का सपोर्ट है जिससे हमारा बैलेंस हो जाता है कि वो हमें इतना सपोर्ट करता है, सैलरी मिल रही है हमें, लेकिन हमें सिर्फ ट्रेनिंग ही करनी पड़ती है सुबह शाम और ड्यूटी करने। अगर हम ड्यूटी पे आए, पूरा पुलिस की नौकरी तो 24 घंटे की होती है, कोई संडे नहीं होता, कोई होली दिवाली नहीं, तो फिर बैलेंस नहीं होगी। वो डिपार्टमेंट की वजह से ही बैलेंस है, वो हमें सपोर्ट करते हैं जी। एक चीज़ मैम हम और देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से कि हरियाणा से बहुत सारे एथलीट निकल रहे हैं ना, भले वो किसी भी गेम को, रेसलिंग के हों या कबड्डी के हों, किसी भी चीज़ के हों, बहुत सारे मतलब वहाँ से निकल रहे हैं एथलीट। राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है बट उसमें कंपेयर टू मतलब हरियाणा इतने एथलीट नहीं निकल पा रहे, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? अभी देखो, पहले से तो बढ़ावा हुआ है पहले से, और कहीं ना कहीं चीज़ें देखम देख ज़्यादा आती है, अभी धीरे धीरे राजस्थान में भी आ रही हैं। जैसे मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि मैंने और खिलाड़ियों का नहीं लेकिन अपने गांव से ही नाम सुना मास्टर चंदगीराम जी का। तो वही है कि हरियाणा में हर गांव में कोई ना कोई स्पोर्ट्स का ऐसा बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ी रहे हैं। जैसे किसी गांव को कुश्ती के नाम से ही जाना जा रहा है, किसी गांव को, पूरे गांव को कबड्डी के नाम से ही जाना जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ही हमारी आगे कौम जाती तो नीचे वाली कौम ऑटोमेटिकली उस चीज़ को फॉलो करना चाहती है कि हाँ उन्होंने किया था, रास्ता निकलने में भी आसानी होती है। कोई भी मेरे गाँव में खिलाड़ी थे तो उन्होंने भी मेरे को गाइड किया है, जैसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, तो वो एक रास्ता होता है। और राजस्थान में स्टार्टिंग से ही गेम पीछे था बहुत, तो उस चीज़ की कमी रही है। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे पैरा के काफ़ी खिलाड़ी राजस्थान के ओलंपिक मेडलिस्ट है, रजत चौहान जी है, एशियन गेम्स मेडलिस्ट हैं, अर्जुन अवॉर्डी भी हैं, तो काफ़ी खिलाड़ी अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो उनको देख देख के धीरे धीरे लोग, मेरे को पूरा भरोसा है कि फॉलो कर रहे हैं। आज मैं वो रजत भाई साहब के पास जाती हूँ तो उनके पास बच्चे ट्रेनिंग करते हैं काफ़ी। तो यही है कि देख देख के लोग ज़्यादा आगे बढ़ते हैं कि अब राजस्थान गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे ऑफर दिए खिलाड़ियों को, DSP लगाए गेम्स मेडल्स पे। और जब खिलाड़ियों को कुछ मिलता है, देखो हर कोई किसी भी चीज़ में स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, तो जब उसका इनाम लगा लो, उसकी वाहवाही मिलती है, तो हर कोई आगे बढ़ना चाहता है उस चीज़ के लिए। तो राजस्थान सरकार ने अच्छे खिलाड़ियों को नौकरियां दी, तो धीरे धीरे इतने खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं। और आगे भी सुविधाएँ देख रहे हैं कि हर जगह पे जैसे स्टेडियम बना रहे हैं, अभी ये गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल पे जाके भी काम कर रही है। तो धीरे धीरे अभी कुश्ती की, पहले तो मैंने नहीं देखा था सच बताऊं जब मैंने गेम स्टार्ट किया राजस्थान की लड़कियां, लेकिन अभी राजस्थान की 3-4 लड़कियां इंडिया टीम में है और एक का भी एशिया में भी मेडल आया था। तो ये है धीरे धीरे बढ़ रहा है अभी राजस्थान में भी। मैम अभी आप पर्सनली मतलब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके आने वाले
मतलब टाइम में कौन कौन से वो आ रहे हैं, गेम्स आ रहे हैं जिनके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो? अभी एशियन गेम्स आ रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स से तो अभी कुश्ती बाहर हो गया, तो एशियन गेम्स आ रहे हैं और आगे ओलंपिक्स आ रहे हैं, तो मैं उनकी तैयारी कर रही हूँ जी। ऑल दी बेस्ट मैम गेम्स के थैंक लिए। यू सो मच जी। तो मैम लाइफ में कभी ऐसा कोई मोमेंट आया जब आपको लगा हो कि आपको कुश्ती छोड़ देनी चाहिए, या कभी ऐसा मन किया हो कि मेरे को अब कुश्ती हो गया, अब नहीं करना? जी। कोरोना के बाद जैसे ही 220 का ओलंपिक क्वालिफाई राउंड हुए, तो मैं उसके लिए सिलेक्ट थी इंडिया टीम से। मैं अपने वेट के लिए एशिया क्वालिफायर में गई हुई थी। फैमिली भी बहुत खुश थी, पापा भी बहुत खुश थे कि ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए जा रही हूँ। परिवार में एक अलग ही उम्मीद थी कि हाँ, ओलंपिक एक बहुत बड़ा कंपटीशन था मेरे लिए। तो मैं गई ओलंपिक क्वालिफाई करने, और सीनियर एशिया चैम्पियनशिप दोनों कंपटीशन एक वीक के गैप में ही थे वहाँ कजाकिस्तान में। कोरोना का ही टाइम चल रहा था उसमें, मतलब खुला नहीं था सब कुछ। तो फिर मेरे जाने के करीबन 2 दिन बाद ही मेरे फादर साहब नहीं रहे थे। तो हालांकि मेरे को किसी ने बताया नहीं ये सब कि वहाँ है, अकेली है, तो कैसे करेगी। मैं ओलंपिक क्वालिफाई भी बहुत नज़दीक से चूक गई थी, पूरी इंडिया टीम में सबसे नज़दीक से 1 पॉइंट से चूक गई थी। और सीनियर एशिया में मेरा ब्राउन्ज आया था, तो वहाँ मैं 9-10 दिन थी कजाकिस्तान में। आना पॉसिबल नहीं था, फ़्लाइट्स की कोरोना के टाइम पे बहुत दिक्कतें चल रही थी। तो सभी मेरी फैमिली और मेरे कोच ने डिसीजन लिया कि पूजा को ये सब नहीं बताना चाहिए अभी, वो भाई वहाँ खुद को संभाल नहीं पाएगी और कंपटीशन भी नहीं खेल पाएगी। तो मैं मम्मी से रूटीनली बात करती, मम्मी मेरे से वीडियो कॉल पे भी बात करती, मैं पूछती पापा कहाँ हैं, तो वो यही कहती पापा खेत में गए हैं। उस टाइम पे अप्रैल का टाइम था, तो गेहूँ का सीज़न चलता है, पापा खेत में गए हैं काम करने। तो मैं सोचती पता नहीं, पापा तो ऐसा कभी नहीं करते, फिर भी मैं कंपटीशन में बिजी थी इतना, ठीक है फिर कर लूँगी पापा से बात। तो मेरे को जैसे ही मैं इंडिया में आ गई, पूरी इंडिया टीम को पता था, हालांकि ये बात मुझे नहीं पता थी। मैं एयरपोर्ट पे आई तो मैंने अपने भाई को और मेरे कोच को देखा मैंने कुर्ते पजामे में। तो मेरा कोच मिले, मैं सोच रही पापा नहीं आए, बोले नहीं पापा तो नहीं आ पाए, अभी तो चलते हैं, रात का टाइम था इसलिए नहीं आए वो। तो फिर जैसे ही रास्ते में जा रहे थे तो कोच मेरे से ऐसे ही बात कर रहे, बोले खाना खा ले। मेरा माइंड कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि कोच तो ऐसा कभी नहीं करता, बाहर का खाना भी अलाउ नहीं करता। फिर भी उन्होंने मेरे को खाना खिलाया। घर पहुंचने से 1 घंटा पहले उन्होंने मेरे को बताया कि पूजा तेरे पापा नहीं रहे और हार्ट फेल हो गया उनका, ऐसे ऐसे। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मेरी दुनिया एकदम से मैं अपने हाथ में 2 मेडल लेके आई थी कि अभी मेरे को अपने पापा मम्मी को ये मेडल दिखाने हैं, और उन्होंने गाड़ी रास्ते में रोक दी। और कहाँ मेरे को लगा कि मेरी दुनिया ख़त्म हो गई कि, और ऊपर से फिर मेरे को ये पता लगा कि 9 दिन हो गए। तो मतलब इतना गिल्ट फील हुआ जिस चीज़ का, मेरे को आज भी मतलब हमेशा रहेगा उस चीज़ का कि कहीं ना कहीं मैं कुश्ती की वजह से ही अपने फादर साहब को लास्ट समय पे भी नहीं देख पाई। और मतलब मन में हमेशा ही कि उन्होंने जाते टाइम मेरे को याद किया होगा, मैं बात ही नहीं कर पाई उनसे। तो मतलब एकदम से ऐसा लगा कि अब मैं ये कुश्ती नहीं करूँगी, इसकी वजह से ही मैं अपने फादर साहब को नहीं देख पाई। उनके पास होती, सब मेरे को कह रहे कि पास होती तो क्या, लेकिन वो चीज़ मेरे मन में आज भी है गिल्ट कि मैं आखिरी समय में भी उनको नहीं देख पाई। और फिर मैं इंडिया में आई तो मैंने अपनी मम्मी की हालत देखी कि इन्होंने 9 दिन मेरे से फ़ोन पे बात की, इन्होंने कैसे खुद को संभाला होगा। तो उस समय मेरे को रियल में लगा कि मैं कुश्ती नहीं करूँगी। मैंने अपने परिवार को भी बोला कि मैं कुश्ती नहीं करूँगी, कि इस कुश्ती की वजह से ही मैं पापा को नहीं देख पाई, और जिसका गिल्ट मुझे आज भी हमेशा रहता है।